2000 स्कूलों को कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पर पूंजीपतियों को सौंपने की नहीं है। बात यह है कि शिक्षा क्यों है, क्या है और इससे हम क्या अपेक्षा करते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों ने उठाई है महाराष्ट्र में, और अगर आप सफल हुए तो पूरे देश को एक नई दिशा देंगे आप। इसलिए आपका सफल होना पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। मैं भी केवल जो कहना चाहता हूँ उसका परिचय ही मात्र दूंगा। मैंने विजय जी से बात करके थोड़ी सी उनकी अनुमति दी है कि अभी मैं परिचय दे देता हूँ जिन सरोकारों से मैं अपनी बात कहना चाहूँगा, जिस चौखट में रखना चाहूँगा उस चौखट की बात कर दूँगा। लेकिन एक बार मौका और लूँगा, शायद कल मिलेगा मुझे, तो पूरे विस्तार के साथ इसका विश्लेषण पेश करूँगा। तो मैं अपनी बात भगत सिंह को याद करके शुरू करता हूँ। भगत सिंह ने 1928 में जब वो पंजाब में लाहौर कॉलेज के एक गवर्नमेंट के ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाए हुए लाहौर कॉलेज में विद्यार्थी थे, तब उन्होंने विद्यार्थियों के बीच में काम करना शुरू किया और उन्होंने एक छोटा सा लेख लिखा, कुछ 1.5 पेज का लेख है वो। तो उनकी दो बातें मुझे बहुत प्रभावित की हैं, वो मैं आपसे साझा करता हूँ शिक्षा को लेकर। उन्होंने कहा कि जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाहौर में आते हैं और हम उनको सुनने के लिए जाते हैं, तो हमारे कॉलेज के जो अधिकारी हैं वो हमको रोकते हैं, कहते हैं तुम पॉलिटिक्स कर रहे हो। तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं पॉलिटिक्स है क्या, क्योंकि जब वायसराय आते हैं लाहौर तो कॉलेज के तमाम छात्रों को इकट्ठा करके ये कॉलेज के अधिकारी हमको ले जाते हैं स्टेशन पर उनका स्वागत करने के लिए। लेकिन जब गांधी जी आते हैं, जब जवाहरलाल नेहरू आते हैं या सुभाष चंद्र बोस आते हैं, हम उनका स्वागत करने जाते हैं तो कहते हैं तुम राजनीति कर रहे हो। तो हम समझ गए ये कॉलेज हमको क्या सिखा रहा है। ये सिखा रहा है जब तुम्हारे अपने देश के लोग तुमको कुछ कहना चाहते हैं, उनको सुनोगे तो तुम राजनीति करते हो। मतलब ब्रिटिश राज की हुकूमत तुमको कुछ बताना चाहती है, कुछ सुनाना चाहती है, उनको तुम्हें सुनना ही चाहिए, वो राजनीति रही है। हम समझ गए राजनीति का अर्थ आपके दिमाग में क्या है। ये पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं कि हम इतने लंबे समय से इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं, हमको आज तक ये नहीं सिखाया गया कि हमारे देश की मुख्य समस्याएं क्या है, चाहे वो गरीबी है या बेरोजगारी है, जो भी है हमारे देश की समस्या है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं सिखाया जाता। वो शिक्षा जो उनको अपने देश को समझने के लिए, देश की समस्याओं को जानने के लिए, उन समस्याओं से जूझने के लिए हम विद्यार्थियों की क्या भूमिका है, वो नहीं सिखाती है। वो शिक्षा किस काम की है, वो निकम्मी है, फिजूल है, हम इसको तुरंत खारिज करते हैं। आप सोचिएगा इस बात पर। वो 1928 में उनकी उम्र तो मतलब बड़ी कम थी उस समय, तो उस उम्र में उन्होंने इस बात को पकड़ लिया जिसको आज तक हमारा देश नहीं समझ पाया है। हमारे देश के जो भी देश के ऊपर कंट्रोल करते हैं, जो राज्य सत्ता में बैठे हैं, वो आज तक इसको न समझने को तैयार है न समझाने को तैयार है। ये आपको शायद अचरज होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हम केवल इस रूप में याद करते हैं कि उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और देश को आज़ादी दिलाने के लिए उनके साथ सैकड़ों लोगों ने, हजारों ने शायद बलिदान दिया, पर उन्होंने लिखा बहुत है। और उन्होंने जो लिखा है और बोला है, अगर उसको सारे देश की जनता जान जाए तो राज सत्ता में बैठे हुए लोग लगातार सुभाष चंद्र बोस का गुणगान करके उनकी छवि पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। राज सत्ता में बैठे हुए आज के लोग वो उनको छुए में भी नहीं अगर जान जाए कि सुभाष चंद्र बोस के विचार क्या थे, उन्होंने क्या लिखा और क्या कहा। तो मैं उनकी दो चीजें पढ़ के सुना रहा हूं आपको। उन्होंने लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने, शिक्षा का लक्ष्य क्या है, उन्नत पुरुष एवं उन्नत प्राणी बनाना, यही उसका शिक्षा का लक्ष्य है, ताकि हम अब जिंदगी भर देश सेवा कर सकें
और मानवता की सेवा के लिए अपने को समर्पित कर सके। देखिए सुभाष चंद्र बोस परिभाषित कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। आज बिल्कुल स्थिति बदल चुकी है, मैं लौटूंगा इस बात पर कैसे बदली, इसका भी इतिहास है। बिल्कुल बदल चुकी है। शिक्षा का उद्देश्य हो गया नौकरी करना, कोई रोजगार पाना, यही शिक्षा का उद्देश्य है। और जल्दी से जल्दी कोई विदेशी फंड प्राप्त करके, कोई विदेशी स्कॉलर प्राप्त करके चले जाना भारत को छोड़ के, और अमेरिका और ब्रिटेन और यूरोप की सेवा करना। तो इस शिक्षा के लक्ष्य को समझना बहुत जरूरी, क्योंकि जो आप इसलिए ये आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि जब 15,000 स्कूलों को बंद करने का ऐलान होता है तो ग्राम पंचायतें चुप रहती हैं, ग्राम सभा चुप रहती है, आदिवासी क्षेत्र में आदिवासियों की परिषद चुप रहती है। उनको नहीं मालूम कि उनका अधिकार क्षेत्र क्या है, वो मांग करें कि हमको कैसी शिक्षा चाहिए। और स्कूल को बंद करना देशद्रोह है, इससे कम नहीं है। ये देशद्रोह है, देश को बर्बाद करने की ये साजिश है स्कूलों को बंद करना। और जिस दिन आम जनता ये समझ जाएगी तब स्कूल बंद होने की हिम्मत किसी भी राज्य सत्ता, किसी भी सरकार में कभी नहीं हो सकती। तो मैंने आपको सुभाष चंद्र बोस का इतना सा पढ़ के बताया। मैं आपको मैं ढूंढ रहा हूँ, सभी बताता हूँ। हाँ, सुभाष चंद्र बोस आगे लिखते हैं कि हमें ख्याल रखना होगा कि धर्म के नाम पर, राष्ट्र के नाम पर, राजनीति के नाम पर किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिता हमारे शिक्षा मंदिर में प्रवेश न करने पाए। ये बातें दिल्ली में बैठे हुए सत्ताधारियों को सुना दीजिए, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का नाम लेना बंद कर देंगे। आप जानते हैं हिंदी के बहुत महान लेखक हुए हैं जिन्होंने बहुत लिखा ये 1920 और 1930 के दशक के दौरान। उनका नाम है प्रेमचंद। शायद आपने भी मराठी में कुछ अनुवादित कहानियां और उनकी पुस्तकें पढ़ी होंगी। तो मैं प्रेमचंद की बात को सुना रहा हूँ, आपसे पेश कर रहा हूँ। दरिद्र से दरिद्र हिंदुस्तानी मजदूर भी शिक्षा उनके बच्चों को मिले इसके लिए कायल है। उसके मन में यह अभिलाषा होती है कि मेरा बच्चा 4 अक्षर पढ़ जाए, इसलिए नहीं कि उसे कोई अधिकार मिलेगा, बल्कि केवल इसलिए कि विद्या मानवशील का एक श्रृंगार है, इंसानियत का श्रृंगार है। अगर ये जानकर भी वो अपने बच्चे को मदरसे में नहीं भेजता, उस जमाने में, प्रेमचंद के जमाने में स्कूल बोलो, पाठशाला बोलो, मदरसे बोलो, इनमें कोई अंतर नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था। ये सब शिक्षा के मंदिर है, इसलिए उन्होंने मदरसे शब्द का इस्तेमाल किया। तो कहते हैं वो अपने बच्चे को जानकर भी अपने बच्चे को अगर मदरसे नहीं भेजता तो समझ लेना कि वो बहुत ही मजबूर है। वो केवल मजबूर नहीं, बहुत ही मजबूर है। तो ये मैंने कुछ आपके सामने चीजें पेश की हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ, आइंस्टाइन का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर कुछ लाइनें हैं, मैं उनको ढूंढा तो कहीं जरूर हो गई मेरे हाथ से। मैं कल जरूर सुना दूंगा जब दोबारा मौका मिलेगा। अल्बर्ट आइंस्टाइन को शिक्षा पर बहुत ही सुंदर बातें लिखी हैं। हाँ, स्वामी विवेकानंद, जिनको बहुत ही गलत ढंग से राज सत्ता पेश कर रही है जनता के सामने। मैं अभी केवल एक परिचय के रूप में स्वामी विवेकानंद का संदर्भ दे रहा हूँ। स्वामी विवेकानंद वो हिंदुत्ववादी नहीं थे जिस रूप में आज उनको पेश किया जा रहा है सत्ता के द्वारा, और उनका इस्तेमाल किया जा रहा है गलत कारणों से। स्वामी विवेकानंद हिंदुत्ववाद को खारिज करते थे खुलकर। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि 1898 में उन्होंने, उस समय वो अमेरिका में थे, शिकागो का भाषण देने के बाद उस समय अमेरिका में थे, और उन्होंने पत्र व्यवहार शुरू किया। तो आज का उत्तराखंड में अल्मोड़ा नाम के जिले में रहने वाले एक मुसलमान से, जिनका नाम था सरफराज हुसैन, मोहम्मद सरफराज हुसैन।
ये उन्होंने मिलकर बैठ के चिट्ठियां लिखनी शुरू करी। फिर दोनों में बहुत लंबे समय तक चिट्ठी पत्री होती गई। कभी विवेकानंद जी लिखते थे और कभी मोहम्मद सरफराज हुसैन लिखते थे। तो एक चिट्ठी है स्वामी विवेकानंद की मोहम्मद सरफराज हुसैन को, और वो उनको लिखते हैं कि धर्म का इस्तेमाल राजनीति में कतई नहीं होना चाहिए। धर्म इंसान के अपनी इच्छा से होता है, उसके लिए राजनीति की कोई जरूरत नहीं है, उसमें सरकार के हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं है। और वो लिखते हैं आगे कि आप जिस इस्लाम धर्म पालते हैं उसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। इज्जत इसलिए करता हूँ कि इस्लाम धर्म केवल ये नहीं सिखाता कि इंसान इंसान के बीच में भेदभाव ना हो, केवल ये नहीं सिखाता कि इंसानियत क्या है। तो इस्लाम वो धर्म है जो भेदभाव से मुक्त समाज बनाने का फैसला कर चुका है, और अगर किसी धर्म ने अपने समाज में समानता स्थापित की है तो वो इस्लाम धर्म है। इसलिए अगर हिंदू धर्म को अपने समाज में गैर बराबरी को, विषमता को खत्म करना है, उसको इस्लाम से बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। ये है स्वामी विवेकानंद। सच्चाई भी अगर राजसत्ता और राजसत्ता के पीछे खड़ी हुई ताकतें जो हैं, हिंदुत्ववादी ताकतें, उनको पता चल जाए तो आज के बाद स्वामी विवेकानंद का नाम लेना बंद कर देंगे। तो ये पृष्ठभूमि में मैं थोड़ा बात को आगे बढ़ाता हूं, और मैं आपके सामने कुछ बातें साझा करूंगा आपसे। वो है 1835 में मैकॉले के जो मिनिस्टर लिखे गए, जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा, पढ़ने का मौका मिला नहीं मिला तो वो अलग बात है, पर जरूर मौका निकालिएगा। बिना मैकॉले को पढ़े हुए भारत की आज की शिक्षा को नहीं समझा जा सकता। मैकॉले ने 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको भेजा। उस समय भारत में जो ब्रिटिश राज फैल रहा था वो ब्रिटिश सरकार के जरिए नहीं फैल रहा था, वो एक निहायत पूंजीवादी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फैलाया जा रहा था और स्थापित किया जा रहा था। तो लॉर्ड मैकॉले को ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत भेजा था कि वहां की शिक्षा को कंट्रोल में लो और शिक्षा को दुरुस्त करो। दुरुस्त करने का मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भारत पे राज करने के और भारत की जो संपदा है उसको लूटने के तौर तरीके, पूरे भारत पे राज करना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं भारत को। तो मैकॉले इसलिए भेजे गए थे और वो सीधे कलकत्ता आए थे। उस समय कलकत्ता ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे बड़ा दफ्तर था कलकत्ता में, और बाकी बंबई में भी था और मद्रास में भी, जो उस समय मद्रास कहलाता, चेन्नई में भी था, मुंबई में भी था, और उससे भी बड़ा कलकत्ता में बड़ा हेडक्वार्टर था, क्योंकि कलकत्ता में सीधे उनके जहाज आने शुरू हो गए थे अपने फौजी लेके, अपने लूट के सब सामान लेके। तो लॉर्ड मैकॉले ईस्ट इंडिया कंपनी के दफ्तर में अपॉइंट किए गए और काफी ऊंचा ओहदा उनको दिया गया, और उन्होंने भारत की शिक्षा कैसी हो इस पर अपना दस्तावेज लिखना शुरू किया जाता है। मिनिट्स ऑफ मैकॉले के द्वारा लिखे हुए मिनिट्स, यानी उन्होंने विभिन्न मीटिंगों में बैठ के जो अपने विचार व्यक्त किए उसको उन्होंने दर्ज किया। तो जब वो, और उनका कहना था और मानना था कि शिक्षा वही है जो कि अंग्रेजी माध्यम से दी जाए, किसी और माध्यम से अगर शिक्षा दी जाएगी तो वो शिक्षा के कहने लायक नहीं है। तो कलकत्ता में भारत के अन्य इलाकों के मामले में उस समय भी काफी लोग सक्रिय हो रहे थे, लिख पढ़ रहे थे, कई सोसाइटी बनी थी, छोटी छोटी समाज बने थे, और वो लोग बेहतरीन शिक्षा के लिए अपने ढंग से काम कर रहे थे। पहले भी वहाँ शिक्षा को लेकर कुछ चेतना थी पहले से ही। तो वहां पर वेदों को पढ़ाने के लिए संस्कृत पाठशाला भी थी कलकत्ता में, और इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक अरबी में, वो भी अरबी के जरिए अरबी भाषा के लिए एक मदरसा था। तो जब अंग्रेजी माध्यम थोपने की कोशिश की मैकॉले ने, तब संस्कृत पाठशाला की ओर से भी और अरबी में पढ़ाने वाले मदरसा की ओर से बहुत इसका विरोध हुआ। दोनों का विरोध हुआ, दोनों ने मिलकर काम किया।
ये भी याद रखिए, संस्कृत पाठशाला वाले और मदरसे वाले मिलकर काम कर रहे थे, क्योंकि उनके ऊपर अंग्रेजी सल्तनत हावी हो रही थी। उनके लिए वो सबके लिए दुश्मन था। वो दोनों का जब प्रोटेस्ट बहुत मजबूत हो गया, तब मैकॉले ने दिमाग लगाया कि इस विरोध को कैसे रोका जाए और कैसे लोगों को अंग्रेजी माध्यम में आकर्षित किया जाए। तो उन्होंने एक बहुत जबरदस्त चालाकी की। वो चालाकी उन्होंने ये की, उन्होंने कहा देखो, अगर तुम लोग अंग्रेजी माध्यम में सीखोगे, अंग्रेजी माध्यम के स्कूल और कॉलेजों में जाओगे, तो तुमको हमारी जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है तुमको नौकरियां देगी। समझ गए मैं क्या इशारा कर रहा हूं?